राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आधुनिक इतिहास की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने कांग्रेस का गठन अधिवेशन सब कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने बंगाल विभाजन पढ़ा था। उसके बाद हमने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, यहाँ तक हमने अपनी लास्ट क्लास तक कवर कर लिया था। और हम धीरे धीरे 1906 तक पहुँच चुके थे। तो 1906 में स्थापना होती है मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे और कुछ भी नया ज्ञान प्राप्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। मुस्लिम लीग का गठन हम आज पढ़ेंगे, और मुस्लिम लीग को लेकर मिंटो ने क्या प्लान बनाया है जिससे कि भारतीयों में फूट पड़ जाए, वो भी हम बताएंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में कैसे मुस्लिम का गठन होता है, कब होता है, कौन कौन गठन में शामिल होता है, कब मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन होता है। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग के बारे में एक छोटी सी क्लास है, लगभग 10-15 मिनट की क्लास होगी, और उसमें पूरा मुस्लिम लीग कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मुस्लिम लीग। तो जैसा कि आपको पता है, मुस्लिम लीग का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, और ये एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। उस समय जो कि ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश से जो मान्यता प्राप्त हो जाता था उसी को राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त माना जाता था। तो अब आपको पहले ही पता है कि प्रथम राजनीतिक दल जो मान्यता प्राप्त हुआ था वो था कांग्रेस, जो कि आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद एक और दल बनता है, वो बनता है जिससे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है, वो दल होता है मुस्लिम लीग। और अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम राजनीतिक दल, तो ये मुस्लिम लीग ही था जो प्रथम मुस्लिम राजनीतिक दल था, और दूसरा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी इसे कहेंगे। आखिर मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ, क्यों मुस्लिम लीग का गठन किया गया है, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो किसने की, क्यों की, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। हम आपको ऊपर पहली स्लाइड में बता चुके हैं। होता क्यों है? देखिए, होता ये कि बंगाल विभाजन उस समय लागू होता है 1906 में। आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन लागू हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद हिंदुओं में नाराजगी थी, और मुसलमान दो पक्षों में बटे थे, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 90% मुसलमान बंगाल विभाजन से खुश थे, और 10% मुसलमान बंगाल विभाजन से नाराज थे। यही देखकर मुसलमानों ने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और एक अलग राजनीतिक दल बनाया जाए। तो मुस्लिम लीग के गठन के बारे में यही था कि अपने मुसलमानों के पक्ष रखेंगे और अपने ही पक्ष की बात करेंगे, यही मुस्लिम लीग का मुख्य काम था। और जब देखा ब्रिटिश ने कि मुस्लिम वर्ग हम पर विरोध कर रहा है, तो ब्रिटेन ने भी सोचा कि क्यों ना एक पक्ष को हम अपने पक्ष में कर लें। तो हम बताएंगे किस तरीके से ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया। तो बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ था। प्रमुख नेता अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग के, तो मुस्लिम लीग की पहली बैठक जो होती है वो ढाका होती है, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, तो वहीं पे इसका मुख्यालय बनाया जाता है ढाका में। और ढाका में एक बैठक होती है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नवाब सलीम उल्लाह खान। नवाब सलीम उल्लाह खान इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और इस बैठक का नाम देते हैं कि मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इस बैठक को क्या कहा गया? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहा गया। और उन्होंने नवाब सलीम उल्लाह खान ने जो भी बुद्धिजीवी नेता थे, पढ़े लिखे नेता थे मुसलमानों के, उनको आमंत्रित किया कि हम लोग एक पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं, तो आप भी इस पार्टी में शामिल होइए, और बुद्धिजीवियों के लिए इस बैठक में आमंत्रित किया। उसके बाद जब नेतृत्व करते हैं नवाब सलीम उल्लाह खान, और इनके साथ अन्य लोग भी जुड़ते जाते हैं, और उसमें अन्य लोगों में नाम आ जाता है नवाब बकर उल मुल्क आगा खां, खान बहादुर गुलाम। याद रखना है नाम, आगा खां बहुत महत्वपूर्ण है, नवाब बकर उल मुल्क भी महत्वपूर्ण है, मुस्तफ़ा चौधरी, सैयद आमिर अली। तो ये सब उस बैठक में जाते हैं और चर्चा क्या करते हैं, और ये चर्चा में करते हैं कि हम पार्टी का गठन करेंगे। उसमें हम क्या क्या मांग रखेंगे? उसमें हम रखेंगे कि मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक दल बनाया जाए, कि इसके लिए हम ब्रिटिश सरकार से
गुजारिश करेंगे, उसको अपना आवेदन पत्र देंगे कि मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक दल बनाया जाए, और उसका काम करेंगे कि शैक्षणिक विकास भी हो, जिससे कि मुसलमानों का शैक्षणिक विकास हो, और जहाँ भी मुसलमानों की संख्या अधिक है वहाँ पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए। ये मुस्लिम लीग ने अपनी स्थापना के समय विचार रखे। मुसलमानों की ये बैठक जब चल रही थी तभी उस समय का जो वायसराय आप जानते हैं कि मिंटो थे। मिंटो सांप्रदायिकता का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो मिंटो को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और ये काफ़ी बढ़ावा देता है। उस समय ये वायसराय होता है और इसके सचिव होते हैं डनलप स्मिथ। ये डनलप स्मिथ से कहता है कि जो भी अलीगढ़ के प्रिंसिपल हैं, अलीगढ़ कॉलेज था उस समय, उसके प्रिंसिपल थे आर्कबोल्ड। याद रखना है नाम। अगर उस समय आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग के गठन के समय अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे, तो आर्कबोल्ड। ये सबको आमंत्रित देता है कि 15 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ शिमला आए, यानी जो अलीगढ़ कॉलेज के आर्कबोल्ड को ये आमंत्रित देता है और कहता है कि जो भी अलीगढ़ मुस्लिम के शिष्टमंडल हैं के साथ शिमला आए और वहाँ हम बैठक करेंगे। और वहाँ एक निष्कर्ष निकाला जाता है, जब बैठक होती है तो वहाँ एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि मुस्लिम लीग के गठन को मंजूरी दी जाए। मुस्लिम लीग के गठन को मंजूरी दी जाए। मिंटो अपना प्लान बना लेता है कि हम मुस्लिम लीग को बढ़ावा देंगे, जिससे कि जो भी एक पक्ष है, हिंदू वैसे भी नाराज है और मुसलमान भी थोड़ा सा नाराज था उस समय बंगाल विभाजन से, तो उसको अपने पक्ष में कर लें। इसीलिए जल्दी जल्दी में मिंटो इस मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के लिए इसको स्वीकृत दे देता है कि मुस्लिम लीग का गठन किया जाए। बैठक आपको पता ही है कहाँ बुलाता है, शिमला में बुलाता है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कौन कौन आते हैं, आगा खां, जो कि क्या कहते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हम आपको बताएं, शैक्षणिक संस्थानों के लिए आर्थिक सहायता दी जाए ब्रिटिश सरकार द्वारा, जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व, यानी जितनी जनसंख्या हमारी जहाँ पे है वहाँ पे हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है। अब अंग्रेज यानी जो लॉर्ड मिंटो था वो क्यों सोचता है कि इस मुस्लिम लीग का गठन हो जाए, ये सोचता है कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। क्यों? अगर हम मुस्लिम लीग को बढ़ावा देंगे तो मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश सरकार की तरफ अपना रुख नॉर्मल रखेंगे, और जिससे कि जो बड़ा विद्रोह होगा वो नहीं हो पाएगा, एकजुट नहीं हो पाएंगे हिंदू मुस्लिम, इसलिए इसको बढ़ावा देता है। दूसरा ये कारण बताता है कि ब्रिटिश हुकूमत की सभी नीतियों का पूर्ण समर्थन करना पड़ेगा। अगर हम आपके राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देते हैं तो ये अपना पक्ष रखता है कि आपको ब्रिटिश हुकूमत की जो भी नीति हैं उनको पूर्ण समर्थन देना होगा, चाहे वो नीति गलत हो या सही हो, आपको समर्थन करना पड़ेगा। उसके बाद मुसलमानों के अन्य धर्म के प्रति असहिष्णुता एवं कठोरता का प्रसार होगा, यानी मुसलमान अपने धर्म के अलावा किसी को मानते नहीं थे, तो इसीलिए सोचता था कि अगर हम इस लीग को बढ़ावा दे देते हैं, मिंटो सोचता था कि अगर हम मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के अन्य धर्म के प्रति असहिष्णुता है, कटुता है, उस पर थोड़ा सा विराम लगेगा। उसके बाद ये होता है कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। ये डेट भी याद रखनी है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का गठन होता है। कार्य पद्धति पूर्णतः कांग्रेस की तरह, यानी जैसे कांग्रेस में अधिवेशन होते हैं, प्रस्ताव होता है, अध्यक्ष होता है, वैसे ही इन्होंने भी स्टार्टिंग किया। और इनका पहला अधिवेशन याद रखना है 1907 में होता है। कांग्रेस का अगर पूछा जाए तो 1885 में, लेकिन अगर मुस्लिम लीग का आपसे पूछा जाए पहला अधिवेशन 1907 में होता है। और इस अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन जो कि जाना जाता है, ये स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका स्थान कराची था और इसके अध्यक्ष आगा खां। पूछा जाए मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, तो याद रखना है आगा खां का नाम हम पहले ही बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट नाम है आगा खां का, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग क्या कहता है, अपना संविधान अपना लेता है, यानी मुस्लिम लीग अपना संविधान अपनाया गया, मुस्लिम लीग द्वारा अपना संविधान अपनाया गया, जो मुस्लिम लीग का संविधान था वो संविधान। ठीक है। अब मुस्लिम लीग का दूसरा भी अधिवेशन होगा, जैसे कांग्रेस में लगातार अधिवेशन हो, तो मुस्लिम लीग का भी दूसरा अधिवेशन होता है। जो भी इंपॉर्टेंट है वही अधिवेशन हमने लिए हैं, यहीं से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, इससे बाहर कभी पूछा नहीं गया है। तो मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन हो जाता है 1908 में। ये अधिवेशन, पहला अधिवेशन आपको पता है कराची में था, उसके अध्यक्ष कौन बने थे, आगा खां। और दूसरा अधिवेशन मुस्लिम लीग का पूछा जाए तो अमृतसर में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं सैयद अली इमाम। सैयद अली इमाम अमृतसर में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें क्या क्या होता है हम आपको बताते हैं। एक पत्रिका आपने सुना होगा, हमदर्द। हमदर्द पत्रिका किसकी है आपसे पूछा जाए,
मौलाना मोहम्मद अली की है। आपसे पूछा जाए हमदर्द बतिया किसकी है, तो मौलाना अब्दुल हमीद की है, जिसमें 1908 में यह कुछ मांगे करते हैं और इसी मांगों को लेकर मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1908 का होता है अमृतसर अधिवेशन, उसमें यही प्रस्ताव, यही मांगे रखी जाती हैं। क्या? मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को प्रस्ताव पास कर देती है। आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर देती है, यानी शैक्षणिक जो पिछड़ापन मुस्लिमों है उसको दूर करने के लिए उपाय करती है। कांग्रेस के मुस्लिम नेता कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो, ये मुस्लिम लीग अपने प्रस्ताव, क्योंकि कांग्रेस में काफ़ी नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस में ही इस समय थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में ही इस समय थे। हम बताएंगे कब से कब तक कांग्रेस में रहे और कब मुस्लिम लीग में वो आखिर शामिल होते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बाद में बहुत मुख्य नेता बन जाते हैं मुस्लिम लीग के, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है हम इनके बारे में बताते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका जन्म मूल रूप से गुजरात में होता है, वो पेशे से वकील होते हैं। 1906 में कांग्रेस में शामिल होते हैं। याद रखना है, शुरुआती नेता है कांग्रेस के थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो 1906 में कांग्रेस में शामिल होते हैं और गुजरात में जन्मे होते हैं, तो मूल रूप से गुजरात के हैं और पेशे से वकील होते हैं। 1906 में जब कांग्रेस में शामिल होते हैं तो दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में ये शामिल हो जाते हैं। याद रखना है, दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना काम करते हैं। इनकी विचारधारा उदारवादी जैसे नेताओं जैसी थी, यानी ज़्यादा गर्मपंथी बातें नहीं करते थे। फिर क्या होता है, कुछ विवादों को चलते जैसे मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है 1906 में। धीरे धीरे इनका झुकाव भी मुसलमानों के प्रति बढ़ता चला जाता है और हर कोई अपने समुदाय के प्रति झुकाव रखता है। इसी कारण धीरे धीरे ये 1913 आते आते ये मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। एक पुस्तक इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है, जिसमें जो भी मुस्लिम लीग के समय मुसलमानों की स्थिति थी सब कुछ बताया जाता है। उनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है भारतीय मुसलमान। और भारतीय मुसलमान किसकी पुस्तक है, तो डब्ल्यू हंटर की है। और इस पुस्तक में उस समय जो भी मुसलमान की स्थिति थी और मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि की जो भी चर्चा है, इस पुस्तक से आप समझ सकते हैं। जब भी कभी टाइम मिले, बड़ी पुस्तक है, पढ़ लेना, भारतीय मुसलमान, जो कि डब्ल्यू हंटर। अगर आपको मुस्लिम लीग के बारे में बहुत सारा ज्ञान चाहिए तब ये पढ़िए, वरना आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना ही काफ़ी है। तो डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है भारतीय मुसलमान, जिसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि पर चर्चा होती है। तो हमने आपको मात्र 12 मिनट में मुस्लिम लीग के बारे में डिटेल से बता दिया गया है। इतना डिटेल शायद आपने ना पढ़ा हो। अगर आपको कुछ भी नया लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। जय हिंद। राधे राधे।